वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एनआईओएस क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए जियोग्राफी का चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। ओके, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये कवर करवा दिया था। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे थे, ठीक है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। महासागरीय उच्चावच, प्रमुख महासागरीय उच्चावच स्थल रूप की विशेषताएं, ठीक है। एंड जो पार्ट आएगा वीडियो, उसमें मैं आपको ऑल क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। महासागरीय उच्चावच विशेषताएं विवर्तनिक, ज्वालामुखी, अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक प्रक्रियाओं तथा उनके बीच अंतः क्रियाओं का परिणाम है। अंतः क्रियाओं का अर्थ है बच्चों कि पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं ये उसके कारण होता है। महासागरीय उच्चावच, महासागरीय घाटियों की विशेषताएं भू सतह की विशेषताओं के समान होती है। महासागरीय उच्चावच को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। बच्चों समझ लीजिएगा, जैसे पृथ्वी के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसी के कारण महासागरीय उच्चावच होते हैं। ठीक है, इनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रमुख उच्चावच विशेषताएं और सेकंड है गौण उच्चावच विशेषताएं। तो पहले हम पहले के पार्ट्स पढ़ते हैं। जो प्रमुख उच्चावच है, प्रमुख पहला, ठीक है, याद करने में इजी होगा। ठीक है, पहले का या प्रमुख, ठीक है, पापा से। महासागरों की प्रमुख उच्चावच विशेषताओं को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा महाद्वीपीय उभार, चौथा वितल मैदान। अब हम इस डायग्राम से समझेंगे कि ये कौन कौन सी जगह के बारे में कह रहा है और कहने का मतलब क्या है। ठीक है, इन नामों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला था महाद्वीपीय निमग्न तट, ठीक है, वो तो ये हो गया, ये वाला एरिया आपका। ठीक है, उसके बाद आता है महाद्वीपीय ढाल। ढाल का मतलब समझ रहे हैं कि ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, ढलाव ज्यादा है, तो इसका नाम आपको याद रहेगा महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, ढाल जब थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, ये जो ढलान एकदम से ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, जब वो ऐसा हो जाता है तो वो उभार का नाम दे देते हैं उधर। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ी ढलान क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। फिर जो सबसे गहरा, जब ये घाटी में पहुंच जाता है, जब सबसे समतल भूमि जहाँ की होती है, ठीक है, बहुत सपाट भूमि होती है यहाँ की, वितलीय मैदान की, ठीक है, ये गहरी खाई होती है, ठीक है, सबसे निचली भाग समुद्र के, ठीक है, महाद्वीप का सबसे निचली भाग। ठीक है, आपका समझ में आया। अभी हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे ना तो आपको डीपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है महाद्वीप पे निमग्न तट। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना बच्चों, इजीली वे में समझो। थोड़ा बहुत जो भी दिमाग में आता है कोई बात नहीं, आप उसको बना के लिखाओ। थोड़ा सा पॉइंट बना के लिख के आओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, ज्यादा बर्डन नहीं लेना अपने सर पे। ओके, थोड़ा बहुत समझो, ध्यान से समझो। महाद्वीप पे निमग्न तट महाद्वीपीय गलियारा है जो तट रेखा से आरंभ होकर महाद्वीप के किनारे तक फैला होता है। महाद्वीपीय निमग्न तटों का निर्माण निम्न कारणों से होता है। अब इसमें क्या बताया, पहले ये बताया कि निमग्न तट का निर्माण कैसे होता है। तो किसी महाद्वीप के एक भाग का जलमग्न होना, ठीक है, कोई महाद्वीप है और एक जो भाग है उसका पूरा जल में डूब गया, ठीक है, ऐसे भी होता है निर्माण इसका। समुद्र के तट में सापेक्ष वृद्धि, छोटे महाद्वीप निमग्न तट तथा तलछटीय जमाव तरंगों के कटाव के कारण हो सकते हैं, जहाँ समुद्री तरंगों द्वारा भूमि का कटाव होता रहता है। महाद्वीपीय निमग्न तट महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 7.5% और पृथ्वी के शोषक भूमि क्षेत्र का 18% क्षेत्र होते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत चौड़ाई 70 से 80 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महाद्वीपीय निमग्न तटों का महत्व क्या है। भारतीय महाद्वीपीय निमग्न तट आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह समुद्र के सबसे सुलभ भागों में से एक है। निमग्न तट सूर्य के प्रकाश के प्रवेश के माध्यम से लाखों पल्लवक और सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करते हैं और मछली के प्रजनन के लिए उत्कृष्ट स्थल निर्मित करते हैं। इसलिए महाद्वीपीय निमग्न तट संसार में मत्स्य संसाधनों से भरपूर है तथा यहाँ से सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। समुद्री भोजन लगभग पूरी तरह से
महाद्वीपीय किनारों अथवा निमग्न तट से आता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह जीवाश्म ईंधन का स्रोत भी है तथा यहाँ पर धात्विक एवं आध्यात्मिक अयस्कों का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, हम देख सकते हैं ढाल से आप समझ रहे हैं ना बच्चों, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कि महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय निमग्न तट और महाद्वीपीय उभार को जोड़ती है। मतलब जो इसके ऊपर वाला था, ठीक है, महाद्वीपीय निमग्न तट जो थे बीच में था महाद्वीपीय ढाल था, और थर्ड पॉइंट पे था महाद्वीपीय उभार। तो इन दोनों को क्या है, जोड़ती है। कौन जोड़ती है? महाद्वीपीय ढाल जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां महाद्वीपीय निमग्न तट का अंत तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। इस बिंदु से महाद्वीपीय ढाल शुरू होता है। अनियमित परिवर्तन लगभग 1 से 20 तक होता है। तटों पर स्थित युवा पर्वत श्रृंखला और संकीर्ण महाद्वीपीय निमग्न तटों के निकट ढलान सबसे अधिक होता है, और जिन तटों पर कोई बड़ी नदी नहीं होती तथा स्थिर तटों पर ढाल प्रवणता सबसे कम होती है, ऐसे क्षेत्र में खाइयां और कैनायन भी पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है महाद्वीपीय उभार। उभार का अर्थ बच्चों ऐसे समझो जैसे कि ढलान थोड़ा सा आपका कम हो जाना। ठीक है, ढलान कम हो जाना। ठीक है, महाद्वीपीय उभार। ठीक है, महाद्वीप का जो उभार है महाद्वीपीय ढाल और वितल मैदान के बीच की कड़ी का ही है। अब यहाँ से आप समझो, उधर ले रहा था आपका पहला ये वाला पॉइंट। एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। वो ये जो था ये इन दोनों को जोड़ रहा था, इस वाले भाग को इस वाले भाग को। एक मिनट मैं इरेज कर दूं। ठीक, ये वाला जो था महाद्वीपीय ढाल वो इस पॉइंट को जोड़ रहा था। अब ये वाले पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो ये क्या करेगा, इस वाले भाग को एक दूसरे में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को जोड़ रहा है। तो ये यही कह रहा है महाद्वीपीय उभार की ढाल प्रवणता महाद्वीपीय ढलान की तुलना में कम होती है। मतलब जो ढलाव होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जहाँ ढलाव कम होता है उसी को कहते हैं महाद्वीपीय उभार। मतलब थोड़ा सा उभार आ गया, थोड़ा ढलान कम हो गया, और ये धीरे धीरे गहरे सागरीय मैदान में विलीन हो जाती। अब सिंपल सी बात है, जब वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं तो एंड में क्या है, बहुत गहराई आ जाएगी और वो क्या है, सागर में विलीन, मतलब उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, ये महाद्वीपीय मोटे पदार्थों के अनुक्रमों से महासागरों में बना एक प्रमुख निक्षेपित स्थल रूप है, जो महासागरीय ढाल और गहरे सागरीय मैदान वितल मैदान के बीच का जमाव होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका वितल मैदान क्या होता है। ठीक है, वितल मैदान या गहरे सागरीय मैदान महासागरों की घाटियों के ढलान वाले क्षेत्र है। ठीक है, इन्हें दुनिया का सबसे समतल और सपाट क्षेत्र माना जाता है। सिंपल सी बात है, पानी पानी है तो सपाट ही होगा। ठीक है, ये मैदान मिट्टी और सिलट जैसे तलछटों से ढके हुए हैं। अब ये याद रखिएगा किससे ढके हुए हैं, मिट्टी और सिलट जैसे तलछटों से ढके हुए हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, महासागरीय उच्चावच की दूसरी श्रेणी कौन सी है, गौंड उच्चावच विशेषता। अभी हमने वो वाला पढ़ लिया, ठीक है, प्रमुख वाला। अब हम गौंड वाला पढ़ेंगे। गौंड महासागरीय कटक, इसके कुछ पॉइंट्स में है। महासागरीय कटक, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइयां, मूंगा चट्टान, प्रबल द्वीप। इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट होंगे बच्चों जो आप बहुत पहले से ही जानते हैं या फिर पहले कभी पढ़े हुए होंगे जरूर। ठीक है, आपको एक ना एक पॉइंट आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, महासागरीय कटक क्या होते हैं, प्लेट विवर्तनिकी द्वारा निर्मित जलमग्न पर्वतों को मध्य महासागरीय कटकों के रूप में जाना जाता है। इन पहाड़ों को एक बड़े गढ़ द्वारा से अलग किया जाता है। सेकंड पॉइंट है टीला, सीमाउंट। यह नुकीले शिखर वाला एक पर्वत होता है जो समुद्र तल से ऊपर की ओर उठता है, परंतु समुद्र के स्था तक नहीं पहुंचता है। अब देखिए, ये जैसे कि ये समुद्र है, ठीक है, और ये समुद्र की स्था है। ये समुद्र में से तो निकलते हैं, ठीक है, परंतु ये क्या है, समुद्र की जो स्था होती है ये नीचे तक नहीं होता है। सीमाउंट मूल रूप से ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। निमग्न द्वीप गयाट, चपटे शिखर वाले पर्वत गियो कहलाते हैं। गियो सबसे अधिक प्रशांत महासागर में मिलते हैं। ठीक है,
खाइयाँ, खाइयाँ से तो आप समझ ही गए ना। खाइयाँ अपेक्षाकृत लंबी खड़े ढाल वाली संकीर्ण घाटियां हैं। ये क्षेत्र महासागरों के सबसे गहरे भाग है। ये प्लेट विवर्तनिकी द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा महासागरीय प्लेट अभिसरण और महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के दौरान निर्मित होते हैं। सबसे बड़ा ज्ञात महासागरीय गर्त मारियाना ट्रेंच है, जो लगभग 36,000 फीट गहरा है। यह प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के पास स्थित है। फिफ्थ पॉइंट है मूंगा चट्टान। कोरल रीफ समुद्री जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की कॉलोनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें कुछ पोषक तत्व होते हैं। ये सागरीय अकशेरुकीय जीवों द्वारा संग्रीव कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं द्वारा निर्मित पानी के नीचे विविध परिस्थितिक तंत्र, जिन्हें कोरल मूंगा कहा जाता है। प्रवाल द्वीप, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से निर्मित निम्न द्वीप हैं, जो एक गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे रहते हैं। इन्हें एटोल के रूप में जाना जाता है। यह समुद्र लेगून का एक हिस्सा हो सकता है या कभी-कभी ताजा खारा या अत्यधिक खारे पानी की संरचना का एक भाग हो सकता है। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों पर बना है। ठीक है बच्चों, अब हमने महासागर जवस के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, उसको क्या किया गया था, दो श्रेणियों में बांट दिया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महासागरीय तापमान और इसका वितरण। ठीक है, महासागर के तापमान से आप समझ रहे हैं तापमान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और उसके वितरण के बारे में पढ़ेंगे। पानी में गर्मी को अवशोषित करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। मतलब जैसे गर्मी का मौसम आया, ठीक है, तो वो क्या करेगी, बहुत अवशोषित करने की क्षमता जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। लगभग 80% गर्मी महासागरों द्वारा अवशोषित की जाती है। महासागरों के सबसे ऊपरी 10% भाग में पूरे वायुमंडल की तुलना में अधिक गर्मी होती है। देखते हैं गर्मी के मौसम में पानी रखते कितनी जल्दी गर्म हो जाती है, भाप बन के उड़ जाता है, अवशोषित हो जाती है। ठीक है, महासागरीय जल में तापमान के वितरण में भिन्नता पाई जाती है, जो कि अक्षांश से अक्षांश और ऊपरी सतह से निचली सतहों तक भिन्न होती है। महासागरों में तापमान के प्रमुख निर्धारक कारक हैं। ठीक है, महासागरों के तापमान को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से अक्षांश है, आप जानते हैं अक्षांश के बारे में। प्रचलित पवनें, भूमि और पानी का असमान वितरण, वाष्पीकरण दर, जल का घनत्व, महासागरीय धाराएं एंड स्थानीय कारक। ठीक है, इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। अक्षांश क्या होता है, महासागरों की सतह का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कम होता है। आप सभी जानते होंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर होती है तथा ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती है। प्रचलित पवनें क्या होती हैं, प्रचलित पवनों की दिशा जैसे कि व्यापारिक पवनें, पछुआ पवन आदि एक, ये सब आपने पहले जमाने के लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा, पछुआ पवन। ठीक है, आदि एक सीमा पर समुद्र के पानी के सतह के तापमान को निर्धारित करती है। भूमि और पानी का असमान वितरण, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक भूमि क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी मतलब उत्तर की दिशा में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिणी दिशा में क्या है, अधिक भूमि क्षेत्र। ठीक है, इसलिए उत्तरी महासागर दक्षिण महासागरों की तुलना में अधिक गर्म है। ये पॉइंट आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, वाष्पीकरण दर क्या है, महासागरों से पानी की सर्वाधिक मात्रा वाष्पित होती है। मतलब जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, ये बादल है, ठीक है, ये समुद्र है ना, गर्मी सबसे ज्यादा क्या है, ये भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी क्या है, ये ना जो जल है ये बहुत जल्दी अवशोषित करती है गर्मी को। गर्मी ज्यादा है तो वाष्प बनेगा, वाष्प बन के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा बाद में। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, अवशोषित करने की क्षमता क्या है, कम है, तो इसका वाष्प इसकी तुलना में क्या है, कम ही बनेगा। तो इसका जो वाष्पीकरण है दर ये क्या है, बहुत ज्यादा रहेगा, वाष्प बन के जाएगा और वर्षा होगी। ठीक है, ये प्रोसेस आप बचपन में जरूर करे होंगे। ठीक है, महासागरों से पानी की सर्वाधिक मात्रा वाष्पित होती है। हालांकि वाष्पीकरण की दर में कोई एकरूपता नहीं है, गर्म क्षेत्रों में ठंडे क्षेत्रों की तुलना में अधिक वाष्पीकरण होता है। अब समझिए गर्म क्षेत्रों में ही क्यों वाष्पीकरण ज्यादा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे भाप बनेगा, भाप बनेगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के फिर बादल में समाहित हो जाएगा, फिर घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, घनत्व बढ़ता है तो क्या है, वर्षा हो जाती है। ठीक है,
जल का घनत्व समुद्र के पानी का घनत्व तापमान और लवणता द्वारा नियंत्रित होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल के घनत्व में भिन्नता होती है। उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में समुद्र के पानी का अपेक्षाकृत अधिक तापमान होता है और इसके विपरीत कम लवणता वाले सागरों का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए ये भी पॉइंट है, जो पानी अधिक लवण वाला होगा, ठीक है, खारा होगा, वो क्या है, उसका तापमान क्या होगा, क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरों की सतह का तापमान भी ठंडी और गर्म जल की धाराओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गर्म पानी की उपस्थिति तापमान को बढ़ा देती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में अधिक वर्षा दर्ज की जाती है, जबकि ठंडी धारा नमी से भरी हवा के तापमान को कम कर देती है। स्थानीय कारक अंत सागरीय कटके, तूफान, चक्रवात, हवाएं, कोहरा, बादल, वाष्पीकरण की दर, हार्श दर, संघनन और वर्षा जैसी स्थलीय मौसम की स्थितियां समुद्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक होते हैं।